नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मानवीय सहायता भेजी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायाधीशों को नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, भले ही की गई टिप्पणियां उन्हें पसंद ना हो। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने लोकसभा में भारतीय पत्तन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया। कैबिनेट ने 22,919 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों का विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। IUCN के अनुसार कवक की 1,000 से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मानवीय सहायता भेजी। यह भूकंप पिछले 2 वर्षों में सबसे शक्तिशाली था। यह भूकंप धरातल पर 10 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न हुआ था। कम गहराई के कारण इसके तेज झटके महसूस किए गए, क्योंकि भूकंप के उद्गम केंद्र यानी भूकंप का उद्गम स्थल सतह के नीचे से तरंगों के रूप में ऊर्जा धरातल पर जल्दी पहुंच जाती है। भूकंप का अधिकेंद्र म्यांमार मांडले से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित था। आपको बता दें कि अधिकेंद्र भूकंप उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर की सतह पर होता है। आइए ये जानते हैं कि भूकंप आने का क्या कारण था। पहला है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट यानी भ्रंश। यह भूकंप भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग सागेंग फॉल्ट के कारण उत्पन्न हुआ था। सागेंग फॉल्ट के बारे में जाने तो यह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर म्यांमार से होकर गुजरता है तथा भारतीय एवं यूरेशियन प्लेटों के बीच सीमा बनाता है। यह विश्व के सबसे लंबे और सक्रिय स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स में से एक है। इसकी लंबाई 1,500 किलोमीटर है तथा इसकी विवर्तनिक गति को देखें तो भारतीय प्लेट लगातार उत्तर की ओर यानी यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है। इस वजह से सागेंग फॉल्ट पर तनाव उत्पन्न हो रहा है। चलिए अब फॉल्ट के बारे में भी जान लेते हैं। भूपरपट्टी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश यानी फॉल्ट होती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं, जहां ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं। इन फॉल्ट प्लेन्स के साथ होने वाली हलचल से संचित तनाव निकलता है, जिससे भूकंप आते हैं। आइए फॉल्ट यानी भ्रंश और उसके प्रकार भी जान लेते हैं। नॉर्मल फॉल्ट की बात करें तो यह तब बनता है जब फॉल्ट के ऊपर की चट्टान यानी हैंगिंग वॉल नीचे की चट्टान यानी फुटवॉल के सापेक्ष नीचे की ओर खिसकती है। उदाहरण के लिए पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी और बेसिन। इसमें पहला है रिवर्स फॉल्ट। इसमें फॉल्ट प्लेन के ऊपर स्थित चट्टान का ब्लॉक और ऊपर की ओर हो जाता है। ऐसा संपीड़न के कारण अभिसरण सीमाओं पर होता है। उदाहरण के लिए रॉकी पर्वत और हिमालय पर्वत। अगला है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। यह तब बनता है जब दो प्लेट्स क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से आगे बढ़ती हैं। इसमें बहुत कम लंबवत विस्थापन होता है। उदाहरण के लिए अनातोलिया फॉल्ट तुर्की। फिर है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। यह एक प्रकार का स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है जो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच सीमा बनाता है। उदाहरण के लिए सैन एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायाधीशों को नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, भले ही की गई टिप्पणियां उन्हें पसंद ना हो। इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व को रेखांकित किया। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को यह याद दिलाया कि आलोकप्रिय राय व्यक्त करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी यानी FIR के मामले में आया है। सांसद पर यह आरोप लगाया गया था कि उनकी टिप्पणियों से समुदायों के बीच शत्रुता फैली है। यह भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 153A के तहत दंडनीय अपराध है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि धारा 153A के तहत किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध करने के लिए समुदायों के बीच इरादतन घृणा फैलाने का आरोप साबित करना आवश्यक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 उन कृत्यों या अभिव्यक्तियों को दंडित करती है जो धर्म, नस्ल, भाषा या क्षेत्र के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच घृणा या वैमनस्यता को भड़काते हैं।
इस धारा का उद्देश्य समाज में शांति बनाए रखना है। संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1A के तहत सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। इस मूल अधिकार के तहत शामिल प्रावधानों में स्वतंत्र रूप से अपनी राय और विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने और साझा करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, सरकार और लोक प्रसिद्ध व्यक्तियों की आलोचना करने का अधिकार आदि है। हालांकि अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 के तहत स्वतंत्रता पर इन मामलों में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसाने से संबंधित मामले आदि। चलिए महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय भी देख लेते हैं। पहला है के अब्बास बनाम भारत संघ 1970 वाद, जिसमें किसी फिल्म के प्रभाव का मूल्यांकन सामान्य दर्शकों पर उसके समग्र प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरा है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की बुनियाद है। तीसरा है मंजर सईद खान एवं पेट्रिशिया मुखीम बनाम मेघालय राज्य 2021 वाद, जिसमें आईपीसी की धारा 153A के तहत अपराध साबित करने के लिए मेंस रिया यानी अपराध की मंशा का होना आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने लोकसभा में भारतीय पत्तन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया है। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के भारतीय पत्तन अधिनियम IPA 1908 का स्थान लेगा, जो काफी पुराना हो चुका है। इस विधेयक के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे भारत में पत्तनों से संबंधित कानूनों को सरल बनाना, एकीकृत पत्तन विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना तथा देश की विस्तृत तटरेखा का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना। आइए भारतीय पत्तन विधेयक 2025 के मुख्य प्रावधान और विशेषताएं जान लेते हैं। यह विधेयक मौजूदा एवं नए पत्तनों, नौगम्य नदियों, पत्तनों की सीमाओं के भीतर जहाजों तथा पत्तनों के जल का उपयोग करने वाले विमानों पर लागू होगा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा समुद्री राज्य विकास परिषद यानी MSDC की स्थापना की जाएगी। भारतीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य समुद्री बोर्ड यानी SMBs की स्थापना की जाएगी। SMBs पत्तन संचालन से संबंधित राज्य के सभी ऋण, अनुबंध और दायित्वों को अपने पास रखेंगे। इसके अलावा पत्तनों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए राज्य सरकार द्वारा विवाद समाधान समिति DRCs गठित की जाएंगी। विधेयक के तहत जिन मामलों के निपटारे का अधिकार DRC को दिया गया है, सिविल न्यायालयों को उन विवादों के निपटारे से बाहर रखा गया है। अधिकारियों की नियुक्ति के प्रावधान देखें तो इसमें संरक्षण और स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हैं, जो पत्तन परिचालनों की देखरेख करेंगे, कानूनों को लागू करेंगे, सुरक्षा का प्रबंधन करेंगे और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संभालेंगे। सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों जैसे 1973 के मारपोल, 2004 के बेलास्ट जल प्रबंधन कन्वेंशन आदि के अनुसार पोत अपशिष्ट के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही केंद्र सरकार विशिष्ट मानदंडों के आधार पर महापत्तनों और गैर महापत्तनों को मेगा पोर्ट के रूप में वर्गीकृत कर सकती है। आइए अब पत्तन गवर्नेंस संरचना को समझते हैं। समुद्री राज्य विकास परिषद के कार्य को समझें तो इसके प्रमुख कार्यों में कानूनी और नीतिगत सुधारों की सिफारिश करना, पत्तन प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय पत्तन विकास पर सलाह देना, डेटा प्रबंधन दिशा निर्देश जारी करना शामिल है। वहीं राज्य समुद्री बोर्ड के कार्यों में पत्तन कार्यों का पर्यवेक्षण करना, पत्तन अवसंरचना का विकास करना, नौवहन और शुल्कों को विनियमित करना, पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करना आदि शामिल है। कैबिनेट ने 22,919 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों का विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। इस योजना के लक्ष्यों में इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के विनिर्माण हेतु एक मजबूत परिवेश तैयार करना, घरेलू मूल्य संवर्धन विकसित करना और भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना शामिल है। चलिए सबसे पहले इस योजना की मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं। यह अलग अलग श्रेणी के पुर्जों के लिए विशिष्ट अक्षमताओं को दूर करने हेतु भारतीय विनिर्माताओं को अलग अलग प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसके लक्षित खंडों में सब असेंबली यानी डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल तथा बेयर पुर्जों यानी नॉन सरफेस माउंट डिवाइस आदि शामिल होंगे।
बात करें इसकी अवधि की तो यह 1 वर्ष की जेस्टेशन यानी योजना विकास की अवधि के साथ 6 वर्ष तक होगी। आपको बता दें कि प्रोत्साहन के एक हिस्से का भुगतान रोजगार लक्ष्य प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ आइए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का महत्व भी जान लेते हैं। बात करें रणनीतिक महत्व की तो इसमें सबसे पहले है राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त सहयोग के तहत भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। यह सैन्य हार्डवेयर में उपयोग के लिए चिप्स का उत्पादन करेगा तथा आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के 89.8 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामान के आयात का आधे से अधिक हिस्सा चीन और हांगकांग से खरीदा गया है। ये आंकड़े विविधीकरण और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के निर्माण की आवश्यकता को उजागर करते हैं। वहीं बात करें आर्थिक महत्व की तो इसके अंतर्गत है निर्यात वृद्धि। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात वित्त वर्ष 2014-15 के 0.38 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 20% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR पर 2.41 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा है घरेलू उत्पादन में वृद्धि। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन वित्त वर्ष 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 17% से अधिक के CAGR पर 9.52 लाख करोड़ रुपए हो गया है। IUCN के अनुसार कवक की 1000 से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। IUCN द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कृषि और शहरी क्षेत्रों के तेजी से विकास ने कवक के पर्यावासों को नष्ट कर दिया है। इसके कारण 279 कवक प्रजातियों के समक्ष विलुप्त होने का जोखिम उत्पन्न हो गया है। चलिए इस प्रेस विज्ञप्ति में बताए गए मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। बात करें जोखिम की तो सूची में शामिल कवक प्रजातियों की संख्या 1300 तक पहुंच गई है। इनमें से कम 411 विलुप्त होने की कगार पर है। वहीं जलवायु परिवर्तन को देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में वनाग्नि संबंधी पैटर्न ने 50 से अधिक कवक प्रजातियों को खतरे में डाल दिया है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएरा नेवादा के वनों में अब देवदार के वृक्षों का प्रभुत्व है तथा प्रदूषण भी एक मुख्य कारण है। खेती में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में मौजूद अमोनिया के कारण 91 कवक प्रजातियां खतरे में हैं। और आखिर में पर्यावास की क्षति देखें तो पर्यावास की क्षति और शहरी विस्तार के कारण 279 कवक प्रजातियां खतरे में हैं। इसी के साथ आइए कवक यानी फंगी के बारे में भी जान लेते हैं। कवक एक प्रकार का यूकेरियोटिक सजीव है, अर्थात इनकी कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक और नाभिक या केंद्रक होते हैं। यद्यपि पहले इन्हें वनस्पति जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, फिर भी इनमें महत्वपूर्ण अंतर है। इसका कारण यह है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दूसरा, कोशिका संरचना। कवक कोशिका भित्ति में काइटिन होता है जबकि पादप कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज होता है। तथा पोषक तत्वों के अवशोषण को देखें तो कवक बाह्य रूप से कार्बनिक पदार्थ को पचाते हैं और फिर उसे अवशोषित करते हैं, जबकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लाइकेन सहजीविता यानी लाइकेन म्यूचुअलिज्म की बात करें तो लाइकेन कवक और एक कोशिकीय शैवाल या साइनोबैक्टीरिया से बने मिश्रित सजीव होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में कवक की भूमिका जाने तो यह कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं तथा पादपों के साथ सहजीवी अस्तित्व बनाते हैं। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने ऐसे कवक की पहचान की है जो सिंथेटिक प्लास्टिक को नष्ट या अपघटित कर सकता है। वहीं कवक के अन्य लाभों की बात करें तो इनका खाद्य उद्योग में किण्वन, बेकिंग आदि में उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि कुछ प्रजातियों में ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें निकालकर स्टैटिन नामक दवा बनाने में उपयोग किया जाता है। यह दवा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे दक्षिण कोरिया की, जिसकी राजधानी है सियोल। वर्तमान में दक्षिण कोरिया अपनी अब तक के सबसे भीषण वनाग्नि की घटना का सामना कर रहा है। दक्षिण कोरिया के बारे में बात करें तो पहले आती है इसकी भौगोलिक अवस्थिति। इसकी अवस्थिति को देखें तो यह पूर्वी एशिया में अवस्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर में डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी उत्तर कोरिया, पूर्व में पूर्वी सागर यानी जापान सागर, दक्षिण में पूर्वी चीन सागर और पश्चिम में पीला सागर से लगती हैं। 38वीं समानांतर रेखा विसैन्यीकृत क्षेत्र उत्तर और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं देखें तो इसके पूर्वी तट पर ताइबेक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जेजू द्वीप पर विलुप्त ज्वालामुखी माउंट हल्ला है। इसकी ऊंचाई 1950 मीटर है।
जेजू द्वीप यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। यह कोरिया जल डमरू मध्य में स्थित है। यहाँ की प्रमुख नदियां हान नदी, नाकडोंग नदी आदि हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। लोकसभा ने समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य समझने में आसानी के लिए प्रावधानों की भाषा को सरल बनाना है। विदेशी निवेश और नीतिगत बदलावों के बीच वित्त वर्ष 2025 में भारतीय बॉन्ड प्रतिफल में भारी गिरावट आई है। यह बॉन्ड निवेशक द्वारा उधारकर्ता को एक निश्चित अवधि के लिए नियमित ब्याज भुगतान के बदले में दिए जाने वाला ऋण है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाइब्रिड एनयूटी मॉडल के अंतर्गत 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को मंजूरी दी। युद्ध अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। यह भारत और रूस की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है जो 2003 से शुरू हुआ था। हाल ही में भारतीय थल सेना ने फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसे चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के सहयोग से मेजर सेफस चेतन ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। बांग्लादेश ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन एवं पुनरुद्धार परियोजना में चीन की भागीदारी का स्वागत किया। भारत सरकार अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग के लिए फोटोनिक चिप अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है। एक फोटोनिक चिप एक इलेक्ट्रॉनिक चिप की तरह होती है। हालांकि यह विद्युत इलेक्ट्रॉन की जगह प्रकाश यानी फोटोन का उपयोग करती है। केंद्र सरकार ने दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की घोषणा की। इसका उद्देश्य भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख क्रॉप यानी फसल जर्म प्लाज्म का संरक्षण करना है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।